हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3.2। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रश्नावली जो 2 है आपका पोलिनोमियल्स यानी बहुपद, वो आपका कट गया है। हमें पढ़ना क्या है? लेसन 3। तो लेसन 3 में मैंने 3.1 भी आपको पढ़ा दिया था। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, वो प्रश्नावली 3.2 बात करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 3.2 को कह रहा है कि आप इसे ग्राफीय विधि से हल करो। ग्राफी विधि से बात कर रहा है हल करने की, कि आप इसे ग्राफी विधि से हल करिए। ग्राफी विधि से हल करना है सर ना, ग्राफिकली मेथड। देखिए, इसको सॉल्व करने के कई मेथड आपके पास हैं। सारणिक विधि होता है, उसके बाद ग्राफी विधि आपके पास तो है ही है, और तीसरी बात अगर मैं आपसे कहूं तो तीसरी बात अगर आपका आता है तो एक होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं विलोपन विधि। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि ये काफ़ी आप लोग के बीच में है। जैसे देखिए, मैंने क्या कहा, ध्यान समझिएगा। सारणिक विधि जिसे बोलते हैं आप लोग, सारणिक कुछ मिलता जुलता रहता है वह ग्राफी विधि से। और अगर अगले वाले मेथड की बात करें तो आपका वो हो जाता है, मान लीजिए ना, आपका हो जाता है विलोपन विधि। विलोपन विधि अगला वाला हो जाता है आपका प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि ना, प्रतिस्थापन विधि के नाम से जानते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ओके, अगला वाला जो आपका होता है क्रॉस मल्टीपल यानी वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। तो बड़े भैया काफ़ी मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। आपको बता दें, आपको केवल यही 1-2 क्वेश्चन है इसी मेथड से, यही मेथड से। बाकी जितने क्वेश्चन अब नीचे मिलेंगे सब आपको विलोपन से, प्रतिस्थापन से, वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए ही मिलेंगे। और एग्जाम में अगर आपको कह देगा कि विलोपन विधि से हल करिए तो विलोपन विधि से हल करिए, प्रतिस्थापन विधि से कहता है उस विधि से हल करिए, वज्र गुणनखंड विधि से कहता है वो हल करिए। लेकिन ऐसा नहीं आता है। वो दे देगा इक्वेशन, कह देगा आप क्यों सॉल्व करिए, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करिए। तो आज जब हम बात करेंगे ग्राफिकली विधि से, यानी ग्राफिकली मेथड, ग्राफी विधि से सॉल्व करने का क्या तरीका है, कैसे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो कि क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था जो पूछे वही मान लो, जो पूछे वही मान लो। तो सबसे पहले हम भैया लिखेंगे क्या, माना लड़कियों की संख्या बराबर हमने मान लिया x, और लड़कों की संख्या बराबर हमने मान लिया y। देखिए कितना इजी वे में सॉल्व हो रहा है। प्रश्न में जो पूछता है उसे ही हम मान लेते हैं। पहले समझ लीजिए फिर नोट करिएगा। मैंने आपसे कहा कि जो प्रश्न में पूछेगा वही आप मान लीजिए। यहाँ मैंने लड़कियों की संख्या को x मान लिया और लड़कों की संख्या को y मान लिया। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ना यहाँ देखेंगे तो केस नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है। केस नंबर फर्स्ट में कह रहा है क्लास 10 के ना 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कुल 10 विद्यार्थी हैं, यानी x + y = 10, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल 10 है। क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों माने इसमें गर्ल्स बॉयज दोनों आ गए, लड़के लड़कियां दोनों आ गए, और इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो प्लस लग गया। x + y = 10, समीकरण नंबर आपका 1 आ गया। यहाँ बच्चों लिख देंगे केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकंड में कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। अब कहेंगे सर हमारे अनुसार तो ये लग रहा है कि लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या मान लीजिए y, लड़कियों की संख्या आपका x,
से 4 अधिक है तो लड़कों की संख्या 4 अधिक है, प्लस यहाँ कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होता, पहले सोच के देखो जरा ना। अगर यहाँ आप लड़कों की संख्या 1 लेंगे तो 4 1 5, यानी लड़कों की संख्या आ जाएगा कितना, लड़कियों की संख्या आ जाएगा 5। फिर अगर आप y बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर 2, y मीन्स लड़का, और लड़का का मतलब ये होगा कि यहाँ 2 लड़के हैं और 4 में 2 ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा, यानी यहाँ जो लड़कियों की संख्या हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, इसलिए ये रूल लगता है। ये प्लस है इस तरफ आएगा तो x माइनस वाई बराबर आपका आ गया 4, और इसका मैंने नाम रख दिया समीकरण नंबर 2। अब इसको हम लोग करेंगे क्या भैया, सबसे पहला काम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से बाबू क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, अगर ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस, x इक्वल टू 10 माइनस वाई। एक आप लोग ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y, और यहाँ 3 वैल्यू निकालो, एक नहीं 3 वैल्यू निकालो तभी काम बनेगा सर। चलिए अब यहाँ हम लोग रखना शुरू कर देते हैं। मान लो y के स्थान पे मैंने 7 रख दिया, 7 रख दिया यहाँ y के स्थान पे, तो 7 में से 3 जाए, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ, हाँ ठीक तो है, मान लीजिए 3 रख दिया, कुछ भी रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए 3 ही रख देते हैं, मैंने 3 रख दिया। जब यहाँ हम 3 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7। देखिए ध्यान से, y के स्थान पे मैंने 3 रखा और 10 में से जब 3 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा कितना, 7। अब फिर हम लोगों ने यहाँ 4 रख दिया, 4 रखेंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना जाएगा, 6। अब फिर यहाँ मैं क्या करूँगा, 5 रख दूंगा, 5 रखेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5। सिंपल। अब आगे देखिए, यहाँ आ गया समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे भैया समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 हमारा कह रहा है x माइनस वाई बराबर 4, ये माइनस है ये जाएगा प्लस, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, यानी आप लोग ऐसे बनाइएगा, यहाँ सबसे पहले x, यहाँ सब y लिखेंगे, यहाँ 3 वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सर इधर देखिए, सबसे पहला काम, अगर आप लोग मान लीजिए यहाँ 1 रखते हैं, 1 रखिए, y के स्थान पे आपने 1 रखा, 1 रखेंगे तो 4 1 आपका आ जाएगा 5, है ना, यहाँ आ जाएगा कितना, 5। और अब अगर मैं यहाँ y के स्थान पर 2 रखता हूँ, 2 रखेंगे 2, तो y के स्थान पे जैसे यहाँ 2 रखेंगे, 4 2 आपका हो जाएगा 6। अब आप y के स्थान पे 3 रख दीजिए, 3 रखेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। हल तो हो गया है, आंसर आ गया है। कैसे आंसर आ गया है, 7/3 यहाँ भी है और 7/3 यहाँ भी है, यानी x और y, x के स्थान पे आपका 7 आ गया और y के स्थान पे आपका 3 आ गया। एक तो आपका आंसर तो आ चुका है। ग्राफ में कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ देखिए, ग्राफ में प्राप्त करना हुआ तो आप ऐसे बनाइए, ऐसे बनाएंगे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये आपका 0 हो गया, और आपने देखा x का मान 7 तक है, यहाँ 6 तक है, यानी 7 तक बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 न 1 2 3 4 5 6 7, देखिए आ गया। y के स्थान पे चेक करिए, y का स्थान पे यहाँ 5 दिया है, यहाँ माने 5 तक बनेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए। अब करेंगे क्या, अब यहाँ करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले इसको दिखाते हैं, दिया है 7,3, 7 देखो यहाँ आएगा ना, यहाँ निकालोगे तो 7,3 ही तो आएगा, यहाँ निकालोगे 6,4 आएगा, यहाँ निकालोगे तो 5,5 आएगा, तो 7,3, तो x बराबर 7 कहाँ है, यहाँ 3 कहाँ है, यहाँ, यानी ये ऐसे, तो यहाँ आपका जो आएगा भैया वो आ जाएगा 7,3, ये आपका जो यहाँ आएगा वो आ जाएगा 7,3। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है 6,4, जब x बराबर 6 था तो यहाँ 4 आया, यानी अगर आपको देखा जाए तो लगभग आपका 4 यहाँ आएगा, तो आपका यहाँ आ गया 6,4। आगे बढ़िए, देखिए कह रहा है, आगे कह रहा है क्या भैया, आगे कह रहा है कि 5,5,
5 जब x बराबर x इक्वल टू 5 था तो y इक्वल टू 5, यानी 5, माने अगर आप देखिएगा तो आपका यहाँ आएगा। तो आप देखिएगा 5, यहाँ देखिएगा तो आपका यहाँ आ गया। और आप देखिए इसको ऐसे ग्राफ खींच दीजिए, ये देखिए ये ग्राफ खींचा गया। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 5, 1 जब x बराबर 5 था तो y बराबर 1, यानी आप यहाँ मान चलिए यहाँ हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 5, 1। आगे बढ़ते हैं 6, 2 जब ये 6 था तो ये यानी यहाँ 2 था, तो यहाँ माने आपका यहाँ आएगा, तो आपका ये जो आ जाएगा बच्चों 6, 2 आ जाएगा। आगे बढ़िए 7, 3 जब ये 7 था तो ये 3 था, यानी ये आपका यहाँ देखिए यहाँ जा रहा है, यानी आपका यहाँ जा रहा है, ये आपका यहाँ जा रहा है यहाँ। तो आप देखिए 7, 3 यही आपका पॉइंट आ जाएगा 7, 3। और जब आप बच्चों ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ आपका यही काट रहा है, ये ग्राफ यही इसी को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो जिस पॉइंट को काट रहा है तो 7, 3 को काट रहा था, इसलिए यहाँ आपका 7, 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कितना इजी वे में क्वेश्चन था। तो वेरी सिंपल है, कुछ खास नहीं है, आपको बड़े सावधानी से करना होगा, सोच के लगाइएगा, एकदम सॉल्व कर लीजिएगा एकदम इजी वे में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं फिर कहा, फिर सुनिए, जो पूछता है उसे मान लेते हैं। लिखेंगे माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और कलम का मूल्य बराबर हमने मान लिया y रुपया। अब हम क्या करेंगे भैया, केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल माने 5x, 7 कलम मीन 7y का मूल्य 50 रुपया, समीकरण नंबर 1। केस नंबर सेकंड में कह रहा है कि 7 पेंसिल माने 7x, 5 कलम मीन्स 5y, इसकी दाम जो है कि कितना 46 रुपया, इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 2। देखिए अब इसके आगे आपको क्या करना है, आपको पता है समीकरण 1 लेना है, समीकरण नंबर 2 लेना है। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, सेम टू सेम आप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसे ही कीजिएगा और लगाइएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, हम इसके आगे आपको बताएंगे, लेकिन एक बार ट्राई करिएगा। वेरी वेरी सिंपल, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको लास्ट सॉल्व करिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उसके पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि समपाती क्या होती हैं, समांतर क्या होती हैं और प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं क्या होती हैं। और इसमें एक पढ़ना होगा कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट, माने संगत और असंगत। ये बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। यही बहुत लोग नहीं कर पाते, इसलिए बहुत सावधानीपूर्वक समझिएगा। अगर इसमें आपको 3 चीज़ें सीखना होगा। इसे कहती हैं प्रतिच्छेदित करती रेखाएं। जब भी आपसे अगर एक कहा जाए तो इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदित करती रेखाएं। अगर दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, इसे कहते हैं समांतर रेखाएं। ये देखिए, इसे बोलते हैं समांतर रेखाएं। और थर्ड नंबर की अगर मैं आपके बीच में बात करूं मित्रों, तो ये देखिए, इसे हम लोग कहते हैं समपाती रेखाएं। समपाती इसी पे दूसरा रेखा समपाती रेखाओं के नाम से जाना जाता है। नाम रख लेते हैं। हमने कहा ये आपको देखा, जो ये दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखा है ये। और देखिए प्रतिच्छेदित करती रेखा है। और अगर इसकी बात करेंगे तो आपका हो जाएगा समांतर रेखा। और इसे हम बात करेंगे भैया तो ये हो जाएगा समपाती रेखा होगा। सबका प्रतिबंध होता है अलग अलग, सभी को पता होना भी चाहिए। इसका प्रतिबंध क्या क्या होता है समझिएगा। अगर A1/A2
यदि A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, अगर ऐसा होगा तो उसे कहेंगे प्रतिच्छेदित करती रेखा है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, एकदम याद कर लो। A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, अगर A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर नहीं होता है तो प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होती है। लेकिन अगर A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, अगर मित्रों इस तरह से आ जाता है भैया तो समांतर रेखा होती है। और अगर मैं आपसे कह दूं कि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, यानी सब आपस में इक्वल दिख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाओं में A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 आपस में बराबर होते हैं। और समांतर रेखा में A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। अगर ऐसा सिचुएशन आता है समांतर रेखा होती है, अगर A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेदित करती रेखा आती है। अब यहाँ प्रश्न क्या आता है, सर ये A1 A2 कहाँ से मिलेगा और B1 और B2 कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए आपको केवल इतना ही चीज़ जानकारी होना चाहिए कि मैंने लिख दिया AX1, मैंने लिया न यहाँ लिख दिया AX1, या लिख सकते हैं क्या न A1X प्लस B1Y प्लस C1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ये देख रहे हैं, आपको ये जानकारी हो गया होगा कि A1 B1 C1 जो आए यहाँ लिखे गए हैं A1 B1 C1 A1 B1, यहाँ A1 B1 C1, ये आपका समीकरण नंबर 1 से आया हुआ है। और अगर आपसे बात करूं A2 B2 C2 तो ये आपका भैया समीकरण नंबर 2 से आया है। A1 B1 C1 समीकरण 1 से आएगा। और अगर मैं आपसे कह दूं कि A2 B2 C2 तो ये भैया आपका आएगा समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से A1 B1 C1 समीकरण नंबर 1 से आएगा, A2 B2 C2 समीकरण नंबर 2 से आएगा। ये आप सभी स्टूडेंट को एकदम याद कर लेना है, लर्न कर लेना है, ये सारी चीज़ें आपको पूरी याद हो जाना चाहिए। चलिए आप थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले यहाँ, अब तो ये सारी चीज़ें समझ में आया, फिगर वगैरह समझ में आ ही गया है, तो इसको रोक के रखते हैं, अभी इसका कुछ काम है। देखिए यहाँ एक चीज़ आपको सबसे खास बात सीखनी होगी, वो क्या है? संगत। संगत को सीखना होगा, जिसे कहते हैं कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है संगत। संगत की अगर हम बात करेंगे तो संगत में क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर जिसका हल होता है, जिसका हल होता है, जिसका हल होता है वही हमारा क्या कहलाता है? कॉन्सिस्टेंट, संगत कहलाता है। लिखेंगे असंगत। असंगत जिसका ना, जिसे कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, यानी इसे हम लोग कहते हैं असंगत। और जब भी असंगत की हम लोग बात करेंगे तो लिख देंगे जिसका कोई हल नहीं होता है। सीधी सी बात है, जिसका कोई हल नहीं होता है, नहीं होता है ना। जिसका कोई हल नहीं होगा वो आपका हो जाएगा असंगत, और जिसका कुछ हल होता है या हल होता है वो आपका हो जाएगा संगत। अब यहाँ देखिए, आपको एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बुक में देखिएगा तो बुक में यहाँ दिया है कि जो आपके प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होती हैं केवल एक हल होता है, इसका केवल एक हल होता है, एक हल होता है। और अगर हम समांतर की बात करें ना, समांतर में क्या होता है? समांतर में कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है। और इसके अनेक हल होते हैं। समपाती में अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अब देखो मजा आएगा, कितना मजा आएगा, एकदम बेसिक। यही तो मैं बता रहा हूँ, जिन स्टूडेंट ने एकदम बेसिक समझ लिए उनके लिए एकदम ये हलवा हो जाएगा। हलवा है, हलवा है, हलवा, एकदम सिंपल, वेरी सिंपल।
मैंने कहा अब देखो मजा यहां से ये पकड़ा जाएगा। क्या कह रहा है? जिसका हल होता है। भाई किसका हल होता है? हल होता है। हाँ, हल होता है। तो भाई किसका होता है? प्रतिच्छेदित हो। यहां मैं लिख दे रहा हूं प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित हो, प्रतिच्छेदित हो या क्या होनी चाहिए? समपाती, या समपाती हो, या समपाती हो, तब तो वो कॉन्सिस्टेंट होगा, तब तो वह संगत होगा। लेकिन कोई हल नहीं हो ना, देखिए कोई हल ना हो। कोई हल में क्या है? समांतर। क्या है? समांतर। समांतर। अब आप लोग खुद कहोगे सर जो समांतर होगा वो इनकॉन्सिस्टेंट होगा, बस यही रट लो बस। समांतर, समांतर असंगत, समांतर असंगत, समांतर असंगत। अब इसको थोड़ा याद करने का तरीका ये लगा लो कि यहाँ दिया है समांतर, यहाँ असंगत। माने ये स से स शुरू हो रहा है, तो जो स से स शुरू हो रहा है उसको छोड़ दो। यहाँ से आपको ऐसे देखो असंगत दिया है, यहाँ दिया है समांतर। कुल मिला जुला के आपको समझना होगा कि जो ना ऐसी रेखाएं जिसका कोई हल नहीं होती हैं वे असंगत होती हैं, वो जिसका कोई हल नहीं होता वो इनकॉन्सिस्टेंट होती हैं। ये बात आप लोग एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। वेरी सिंपल। अब देखिए इस पर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, बहुत छोटा सा प्यारा सा है। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है, इसको याद रखिएगा, बस ये वाला याद करिएगा। असंगत समांतर, असंगत समांतर, असंगत समांतर, इसको याद कर लो। ये याद कर लो, काम बन जाएगा। बार बार ये फार्मूला लिखेंगे आप लोग को याद हो जाएगा, घबराइए मत। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया? देखिए अभी आप लोग खुद बताइएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, सर क्वेश्चन नंबर सेकंड भैया कह रहा है कि अनुपातों को A1/A2, B1/B2, C1/C2 तुलना करो। ठीक है, करते हैं, तुलना करो। ओके, और इन बिंदु का पता लगाओ। क्या पता लगाना है सर? कि प्रतिच्छेदित करती रेखा है, या समांतर है, या समपाती है। तो भैया ये चीजें हमको पता लगाना है। अब यहाँ भैया क्या करिएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है। अभी आप लोग खुद कहोगे सर इतना VIP आ रहा है, समझ में कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग लगा के फेंक देंगे, घबराओ नहीं। इसका नाम मैंने रख दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नीचे दिया है 7x + 6y - 9 = 0। समीकरण नंबर हमने क्या ले लिया? 2। देखो अब आप लोग करेंगे क्या? देखिए आप याद करिए, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए A1 A2, B1 B2, C1 C2। अब आप बताइए मुझे एक छोटा सा प्यारा सा काम बताइए। ये A1 B1 C1 समीकरण 1 से आएगा, मैं बार बार चिल्ला के बताया। और ये A2 B2 C2 भैया समीकरण नंबर 2 से आएगा। A1 देखो इसका गुणांक कितना है? 5, यानी 5। ये किसका गुणांक? -4। इसका गुणांक कितना है? ये तो पूरा 8 है, कांस्टेंट है। यह गुणांक कितना है? 7। इसका गुणांक कितना है? 6। इसका गुणांक क्या है? -9। अब हमको क्या देखना होगा? हमको देखना होगा A1/A2। तो A1 देखो क्या है? 5, और A2 कितना है? 7। फिर क्या निकाल लेंगे? B1/B2। B1 के स्थान पे क्या है? -4। यहाँ दिया है 6। अरे कटाएंगे भी तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये कट गया। यानी आपका आ जाएगा B1/B2 -2/3। अगला वाला क्या निकालना है आपको? C1/C2। C1 कितना है? 8। C2 कितना है? -9। आपने क्या देखा? इसका आंसर जो आया है, इसका आंसर जो आया है, इसका आंसर आया है, एक भी मिल नहीं रहा है। यानी A1/A2 does not equal to B1/B2 does not equal to C1/C2। और मैंने क्या बताया था कि A1/A2 does not equal to B1/B2। अगर ऐसा आता है तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित करती रेखा है, करती रेखा है, करती रेखा है। तो देखिए सिंपल, आपको कितना आसान था। चलिए प्रसंख्या सेकंड, इसी का दूसरा देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा जल्दी जल्दी। दिया है 2x - 3y = 8।
इक्वल टू, सॉरी कहाँ नोट कर लिए, सेकेंड नंबर दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। आपको फिर मैंने कहा था कि आपको चाहिए a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब देखिए यहाँ a1 b1 c1 समीकरण 1 से निकलेगा, यहाँ x यहाँ 9 दिया है, फिर यहाँ b1 दिया है 3, फिर यहाँ c1 दिया है कितना 12, फिर यहाँ दिया है क्या 18, फिर यहाँ b2 कितना दिया है 6, फिर आपका c2 कितना दे दिया है 24। ये देखिए आपके सामने पड़ा है। अब भैया यहाँ करना क्या है, छोटा सा काम है, वो क्या है a1 अपान a2। देखो a1 की वैल्यू कितना है 9, यहाँ है 18, 9 1 के 9, 9 दूनी 18। फिर आपको निकाल लेना है b1 अपान b2, तो b1 के स्थान पे 3 है, यहाँ 6, 3 1 के 3, 3 दूनी 6। c1 अपान c2, तो c1 आपका है 12 और यहाँ है 24, माने 1 और 2 का कट गया। आपने क्या देखा, सबका आंसर सेम आया है, यानी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, c1 अपान c2 तीनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे अतः यह समपाती होगा। क्या होगा भैया, समपातीय होगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में कह रहा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ कह रहा है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आइए भैया इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए a1 a2, तो देखिए फिर क्या चाहिए b1 b2, फिर क्या चाहिए c1 c2। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहला काम 6 दिया है a1, b1 क्या आपका -3, फिर c1 क्या हो जाए आपका 10, फिर आपका यहाँ आ जाएगा 2, फिर यहाँ आपका आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 9। अब आपको यही जैसे यहाँ निकाले नहीं थे, ऐसे आप यहाँ भी निकाल लीजिए। आइए चेक कर लेते हैं फटाफट। a1 6/2 यानी 2/3 6, यहाँ आ जाएगा -3 बटे का -1, माइनस माइनस प्लस 3 1 के 3, c1 बराबर 10 बटे का 9। आपने क्या देखा कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, इसकी वैल्यू के बराबर है, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ऐसा आता है तो हम कहते हैं कि समांतर रेखा है। कैसी रेखा है, समांतर रेखा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।